like a Hellcat. चलो, then next property number 4. So property number 4, if each element of the row or column, if each element of the row or column of determinant is multiplied by a constant k. अगर कोई एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हो, किसको मल्टीप्लाई करते हो, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए सम कांस्टेंट k से, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो k टाइम्स हो जाएगा। देखो, अगर याद हो तो लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा एक सम करा था कि मैट्रिक्स कोई था, उसको 2a करा था, तो जो आंसर था वो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a आया था जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला था तब, है ना। तो यहाँ पे दो रो होती है एंड दो कॉलम होते हैं। एग्जाम्पल वो देख ही लेते हैं, ये वाला पेज नंबर 112 है। देखो ये वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन, यहाँ पे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 2484 ऐसा आएगा। और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, तो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2484 ऐसा। तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है, क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या एक कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो k टाइम्स बन जाएगा। तो यहाँ पे जब मैट्राइसिस होता है तो मैट्राइसिस में हर एक कॉलम एंड हर एक रो को मल्टीप्लाई होता है। जब मैट्राइसिस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि हर एक रो एंड हर एक कॉलम, लाइक फर्स्ट रो भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये 2a फाइंड करा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जबकि डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट से। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट में। तो मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये वाला है कि यहाँ पे कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो पूरा वैल्यू k से मल्टीप्लाई बन जाएगा। मतलब मान लो कि कोई एक डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 7 8 9 0 -1 2 ऐसा। ओके, तो अगर इसमें हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, R1 कन्वर्ट्स टू 2R1 ऐसा बोला जाएगा, है ना। तो अगर R1 कन्वर्ट्स टू 2R1 होता है तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था, मान लो इसका डेल्टा वैल्यू था, तो नया वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा, नया वाला डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, तो यहाँ पे 2 4 6 बन जाएगा, यहाँ पे 7 8 9 एज इट इज, ये 0 -1 एंड 2 एज इट इज ऐसा। तो इसका जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स डेल्टा बन जाएगा अगर इसका वैल्यू डेल्टा है तो। मतलब कोई भी कांस्टेंट जितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार बढ़ता जाएगा। मान लो ये फर्स्ट रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड रो को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड रो को भी 2 से मल्टीप्लाई किया,
तो जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतने हर एक बार मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा, जो कुछ भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो वैल्यू से। जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऐसा इंटीजर ही यूज किया जाए, आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हो। लाइक 2 की जगह पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -√5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कोई भी वैल्यू से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर आपके पास ऐसा कोई एक डिटर्मिनेंट हो, तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक डिटर्मिनेंट है तो आप स्प्लिट कर करके इसको दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है वो देखो, स्प्लिटिंग खाली फर्स्ट रो की ही होगी जिसमें प्लस या माइनस ऐसा कुछ है वो। बाकी की दो रो जो है वो दोनों की दोनों रो एज इट इज रहेगी। देखो तो यहाँ पे बाकी की दो रो अगर आप देखोगे तो बाकी की दोनों रो, जैसे यहाँ पे B1 B2 B3 है, तो यहाँ पे भी B1 B2 B3 है, यहाँ पे भी B1 B2 B3 है, यहाँ पे थर्ड रो C1 C2 C3 है, तो यहाँ पे भी C1 C2 C3 है, ये भी C1 C2 C3 ही है। बदला क्या? तो बदला खाली फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में यहाँ पे A प्लस लैम्डा वन, बी प्लस सॉरी A2 A1 प्लस लैम्डा वन, A2 A1 प्लस लैम्डा वन, A2 प्लस लैम्डा टू, A3 प्लस लैम्डा थ्री था। तो एक डिटर्मिनेंट में आप A1 A2 A3 लिखोगे और दूसरे डिटर्मिनेंट में आप लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लिखोगे। ऐसे समझ में आया? किसी को डाउट भी? नो सर। नो सर। ओके, चलो अब मान लो कि यहाँ पे ऐसा होता, कोई एक डिटर्मिनेंट है जो इस तरीके का है। यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में A1 प्लस लैम्डा वन, अदरवाइज इसमें ही लिख देता हूँ, चलो ना। जो ये है LHS, ये इसकी जगह पे यहाँ पे लैम्डा वन भी है, और मान लो यहाँ पे E1, यहाँ पे E2 एंड यहाँ पे E3 है, बरोबर, E1 E2 E3। तो नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसमें से स्प्लिट करके, वो कैसा बनेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया भाई सबको? क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं पूछना चालू करूं। ईशिता, हाँ सर। આવું આપેલું હોય બેટા, E1 E2 E3 આપ્યું હોય, લેમ્ડા 1 લેમ્ડા 2 લેમ્ડા 3 તો હોય જ, અહીંયા E1 E2 E3 હોય તો શું કરાય? તો સર બીજા જે ડિટર્મિનન્ટ માં E1 E2 E3 લખી દેવાનું B1 ની જગ્યાએ. એટલે અહીંયા જે B1 B2 B3 છે એની જગ્યાએ E1 E2 E3 એવી રીતે, એની બાજુવાળાનું. આ સોરી એની બાજુ, એટલે આવી રીતે કહે છે ને તું, A1 પ્લસ લેમ્ડા 1, સોરી આ તો છૂટું પાડવું પડશે, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस यहाँ पे लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, E1 E2 E3, देन यहाँ पे C1 C2 C3, ऐसा कुछ? हाँ. ओके, चलो भाई, किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? माही,
ના પણ સર આપણે લેમ્ડા 1 લેમ્ડા 2 લેમ્ડા 3 એ વાળી ડિટર્મિનન્ટ પહેલા લખ્યા અને પછી A1 A2 A3 તો કોઈ ડિફરન્સ ના આવે ને? ના ચાલે, પ્લસ છે ને વચ્ચે એટલે ચાલે, એટલે પણ આવું જ લખવું પડે એમ કેવું છે ને? હા શાશ્વી, हाँ सर आबू सार्थक, यस सर ऐसा ही आएगा। मुकुंद, हाँ सर यही सही है। शौर्य, બરાબર આવું જ આવશે ને? હા સર તો આવું નહીં આવે, ખોટું છે। મેમ ये वाला रॉन्ग है बिकॉज हम लोग एक સર ઉપર તો આપણે કર્યું ને। आप સાંભળી લે, હું બોલું એ હવે। आप હા लोग एक साथ एक ही रो या एक ही कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो, एक साथ 3-4 रो 2 रो ऐसी कोई स्प्लिट नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आपने फर्स्ट रो स्प्लिट कर दिया तो सेकेंड रो विल रिमेन एज इट इज, मतलब यहाँ पे E1 E2 E3 एज इट इज ही रहेगा। यही का यही यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, मतलब B1 प्लस E1, B2 प्लस E2 एंड B3 प्लस E3, ये एज इट इज ही रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। B1 B2 B3 ऐसे सेपरेट आप एक साथ नहीं कर सकते हो। अभी इसके वापिस से दो मैट्रिक्स सॉरी दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, जिसमें एक में आप A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 लिखोगे, दूसरे डिटर्मिनेंट में आप E1 E2 E3 लिखोगे। सेम थिंग यहाँ से दो और स्प्लिट होंगे, जिसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आप लैम्बडा 1 B1 C1, लैम्बडा 2 B2 C2, लैम्बडा 3 B3 C3 लिखोगे। सेकेंड डिटर्मिनेंट में आप लैम्बडा 1 E1 C1, लैम्बडा 2 E2 C2 एंड लैम्बडा 3 E3 C3 ऐसा लिखोगे। समझ में आया? एक साथ आप एक ही डिटर्मिनेंट एक ही रो या एक ही कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो। अगर मान लो कि 2 रो को स्प्लिट करना है तो 4 डिटर्मिनेंट बनेंगे, 2 इसके और 2 इसके, ऐसे। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट भाई? नो डाउट। किसी को डाउट नहीं है ना? तो नेक्स्ट पे जाते हैं। कोई ने डाउट हो तो कही देजो। चलो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ये हम लोग करते थे रो एसिलॉन, वो इनवर्स फाइंड करने वाला। तो एक सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर 6 में ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी एक रो Ri कन्वर्ट्स टू Ri प्लस के Rj या Ci कन्वर्ट्स टू Ci प्लस के Cj करो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं बदलेगा। मतलब ऐसा हम लोगों ने करा था, तो यहाँ पे यहाँ से ये डिटर्मिनेंट बनाया हुआ है, उसमें क्या अप्लाई करा हुआ है देखो, R1 कन्वर्ट हो रहा है, क्या कन्वर्ट हो रहा है R1, तो R1 कन्वर्ट्स टू R1 प्लस K इंटू R3। ओके, R1 कन्वर्ट हो रहा है R1 प्लस K इंटू R3, उसमें कन्वर्ट हो रहा है ना? तो अगर R1 कन्वर्ट्स टू K इंटू R1 कन्वर्ट्स टू R1 प्लस K R3 है, इसका मतलब क्या था भाई कि R1 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बाकी की 2 रो एज इट इज, तो बाकी की 2 रो इन्होंने एज इट इज लिख ली। यहाँ पे क्या हुआ कि इसको K से मल्टीप्लाई करो, इसको अगर K से मल्टीप्लाई करोगे तो KC1 हो जाएगा, इसमें ऐड होगा, मतलब A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2 एंड A3 प्लस KC3, ऐसा है ना? तो अगर ऐसा कुछ बनेगा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। अब अगर आपको ऐसा हो जाए कि सर ऐसा क्यों, यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो रही है फर्स्ट रो की,
तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज क्यों नहीं होगा? तो देखो एज पर द प्रीवियस प्रॉपर्टी, ये जो एक डिटर्मिनेंट है इसको स्प्लिट करके हम लोग दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, जिसमें से पहले डिटर्मिनेंट में a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2, देन a3 b3 c3 प्लस क्या था भाई k c1, यहाँ पे b1 c1 एज इट इज, देन यहाँ पे kc2, ये b2 c2 एज इट इज, यहाँ पे kc3, यहाँ पे b3 एंड c3 एज इट इज, ऐसा कुछ था, याद आया? प्रीवियस प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे ये जो k है, ये k कॉमन निकलेगा, ये वाला k, और अगर ये k कॉमन निकल जाएगा तो नया डिटर्मिनेंट इसका क्या बनेगा भाई? ये k छोड़ दो तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी? यहाँ से k कॉमन निकालेंगे तो k कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब ऐसे लिख लेंगे k यहाँ से कॉमन निकल के k को हमने बाहर लिख दिया ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम है, आइडेंटिकल रोज। तो अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो गए फॉर डिटर्मिनेंट तो क्या था? आंसर विल बी 0। जीरो है, जीरो। मतलब ये पूरा जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 0 ही होने वाला है। तो बचने वाला आपके पास यही डिटर्मिनेंट है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट बचता है तो क्वेश्चन में आपके पास यही डिटर्मिनेंट था। इसकी वजह से हाँ સર k કોમન આપણે ખાલી ફર્સ્ટ રો માંથી જ નીકાળ્યો ને તો આખા ડિટર્મિનન્ટ માંથી डिटर्मिनेंट में આવું હોય, મેટ્રાઇસિસ में ईच एंड एवरी एलिमेंट जोड़े k હોય तो જ कॉमन निकले, डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो के कोई भी एक कॉलम जोड़े હોય तो भी निकले। ओके, હમણાં જ સમજો ને આપણે કે k टाइम्स થઈ જાય। હા हाँ, तो कोई भी एक रो के कोई भी एक कॉलम में હોય तो यू कैन टेक कॉमन। મેટ્રાઇસિસ में ईच एंड एवरी वैल्यू માંથી कॉमन निकले અને डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो के कोई भी एक कॉलम માંથી कॉमन। અને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું હોય k થી તો પછી કોઈ બી રો કોલમ માં કરાય કે? हाँ, कोई भी रो के कोई भी एक कॉलम में कराय, જ્યાં આપણે જરૂર હોય ત્યાં આગળ। બટ આખા ડિટર્મિનન્ટ માં ના કરાય? ના, આખા ડિટર્મિનન્ટ માં કરવું હોય તો અહીંયા k ક્યુબ થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે તો આખા ડિટર્મિનન્ટ માં મલ્ટીપ્લાય થાય। એટલે અહીંયા k થી મલ્ટીપ્લાય કર તો ખાલી ફર્સ્ટ રો મલ્ટીપ્લાય થયું, પછી બીજા k થી કર તો આ સેકન્ડ રો ને, અને ત્રીજા k થી કર તો આ થર્ડ રો ને, એવી રીતે થાય। ઓકે, અને અહીંયા a1 પ્લસ k c1 છે એટલે વચ્ચે એડિશન ની સાઇન છે ને સબટ્રેક્શન હશે તો પછી અહીંયા જે પ્લસ આવ્યું અહીંયા આગળ આ પ્લસ લખ્યું ને આપણે એની જગ્યાએ આપણે એની માઈનસ, જગ્યાએ માઇનસ। હા માઈનસ, કાં તો ત્યાં પ્લસ રાખવાનું અને અહીંયા હા અંદર માઇનસ k। हाँ माइनस के c1 माइनस के c2 माइनस के c3 એવી રીતે। ओके बेटा, डाउट? किसी को डाउट भाई? इशिता? ना सर। शाश्वी? ना। मुकुंद? नो सर। सार्थक? नो सर। शौर्य? ना सर। पक्कू ना? हाँ सर। ओके चलो, तो इसके रिगार्डिंग सम्स करते हैं। ये सब हमने सीखा क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेंगे कि विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव द डिटर्मिनेंट के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रूव करना होगा। विदाउट एक्सपांडिंग मतलब आप डायरेक्ट इसको एक्सपांड नहीं कर सकते हो। जैसे हम लास्ट लेक्चर में सीखे थे कि कोई एक डिटर्मिनेंट दिया हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना?
तो वैसा हम इसमें नहीं करेंगे। जब ऐसा बोला होगा विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दिस, तो डायरेक्ट एक्सपांड आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे आंसर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आंसर आप इजीली नहीं ला सकते हो उसमें। तो एट दैट टाइम हमें ये सारी प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। या तो आपको ऐसा बोला होगा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव 1 to 7 1 to 7 प्रूव करने हैं। સર આ બધું આવી જ જવાનું છે ને તો સ્ક્રીનશોટ નહીં લેતો हाँ आई जवान मीन्स મતલબ આ દેખી શકાશે ને ફરી તો સ્ક્રીનશોટ નહીં લેતો હું કારણ કે મારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક નથી હા દેખી શકાશે પણ 400 MB ની ફાઇલ હશે તો કઈ અપલોડ થોડી એટલે કેવી રીતે હે? हम लोग જોશે? હા એનો વાંધો નહીં 400 MB નો સારું ચાલો ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो ये प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। अब एक बात दिमाग में आप फिट कर लो कि जब भी आप इक्वल टू जीरो प्रूव करना चाहते हो तो आपके पास सिंपल से ऑप्शन है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कब जीरो आएगा कि कोई भी दो रो या तो फिर कोई भी दो कॉलम सेम बन जाए। ओके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आप सेम बना दो, या तो पूरे का पूरा रो उसमें 0 0 0 आ जाए ऐसे, या तो पूरे का पूरा कॉलम उसमें 0 0 0 आ जाए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। हम सिंपल से ये फंडा याद रखेंगे कि अगर इक्वल टू 0 मुझे प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये सोचूंगा कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम कर दूं, या तो फिर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में सारी वैल्यू 0 0 0 आ जाए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो इसको। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे x प्लस ए है तो ये जो a है इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये b यहाँ पे और ये c यहाँ पे, मतलब c1 कन्वर्ट कर रहे हैं। c1 क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? c1 प्लस c2 कर रहे हैं। c1 कन्वर्ट्स टू c1 प्लस c2, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम को आप लोग ऐड कर रहे हैं। तो आपका जो LHS है, LHS क्या बनेगा? तो LHS आपका बनेगा यहाँ पे x प्लस ए y प्लस बी एंड z प्लस सी, देन यहाँ पे a b c एज इट इज, यहाँ पे x प्लस ए y प्लस बी एंड z प्लस सी एज इट इज। इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। इक्वल टू 0 ले नहीं लेना है, ध्यान रखना। क्या करा तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर दिया। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि मेरे ये दो कॉलम जो है फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम देखो तो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड कॉलम, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। यस दोनों सेम है। ओके और हमने ऐसा पढ़ा अभी कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो आंसर इज 0। रीजन दे देने का, क्या रीजन? c1 इक्वल टू c3, ऐसा। ओके समझ में आया भाई? સર हाँ x પ્લસ a છે તો પછી એને સ્પ્લિટ કરી દઈએ બે ડિટર્મિનન્ટ્સ માં તો આપણે આન્સર 0 આવી જશે ને, કારણ કે હા. ફર્સ્ટ કોલમ ને થર્ડ કોલમ સેમ થશે ને સેકન્ડ વાળામાં સેકન્ડ કોલમ ને થર્ડ કોલમ। थाई इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करो। एक डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके दो डिटर्मिनेंट बनाओ
तो भी उसमें हो सकता है। पहले ही मैंने बोला था कि एक से ज्यादा मेथड से ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। आप ऐसा सॉल्व करोगे तो भी सही है, आपका राइट है। ओके, क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस एटसेट्रा एटसेट्रा। आंसर लाना है 0 आपको, इसका आंसर 0 लाना है। तो आंसर आप 0 लाओगे तो जैसे अभी मैंने बोला वैसे कि अगर आपको आंसर 0 चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि या तो 2 रो या 2 कॉलम को आप सेम कर दो, या तो पूरे का पूरा रो या तो पूरे का पूरा कॉलम इज इक्वल टू 0 ला दो आप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 रो या 2 कॉलम सेम कर देंगे, वही हमें इजी रहेगा। तो वी विल स्टार्ट विद द LHS। LHS से स्टार्ट करते हैं। चलो अब LHS से स्टार्ट करेंगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी एटसेट्रा एटसेट्रा, इतना वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। इक्वल टू 0 को हम लोग टेम्पररी छोड़ देंगे, ये आंसर हमें लाना है। ओके, तो यहाँ पे जब भी आपको समझ में ना आए कि ऐसा कुछ हो जाए कि जिसकी वजह से अब यहाँ पे आप कौन सा रो कहाँ पे ऐड करोगे या कौन सा कॉलम कहाँ पे ऐड करोगे, जिसकी वजह से 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो एक काम करो, आप अपने दिमाग में सोचो कि ये सब कुछ कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में ऐड कर दो। मान लो कि इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सब कुछ फर्स्ट कॉलम में मैंने ऐड कर दिया। तो अगर सब कुछ मैं फर्स्ट कॉलम में ऐड करूंगा तो a माइनस बी प्लस बी, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर मैं C1 को कन्वर्ट कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, सब कुछ अगर मैं एक कॉलम या एक रो में, ऐसे आप एक रो में भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं कॉलम में सोच रहा हूँ कि सब कुछ फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी, इसमें ऐड किया मैंने, क्या ऐड किया कि सेकेंड कॉलम ऐड किया तो b माइनस सी, देन थर्ड कॉलम भी इसमें ही ऐड कर दिया c माइनस ए। ओके, देन यहाँ पे ये b माइनस सी प्लस यहाँ पे c माइनस ए प्लस a माइनस बी, एंड थर्ड वाला यहाँ पे c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ऑलवेज ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, आप अपने दिमाग में ऐड करके देखो कि क्या आंसर आ रहा है, फिर आग पेपर के ऊपर मजूरी करना। ये सेकेंड कॉलम एज इट इज एंड थर्ड कॉलम भी एज इट इज। यहाँ पे c माइनस है, यहाँ पे a माइनस बी एंड यहाँ पे b माइनस सी, ऐसा। ओके, तो देखो अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया तो ये माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल हो गया, माइनस सी एंड प्लस सी कैंसिल हो गया, एंड माइनस ए एंड प्लस ए भी कैंसिल हो गया। तो ये फर्स्ट वाला बन गया 0, कुछ बचा नहीं यहाँ पे। अब सेम थिंग यहाँ पे सेकंड में सोचो तो प्लस बी एंड माइनस बी कैंसिल हो गया, प्लस सी एंड माइनस सी कैंसिल हो गया, प्लस ए एंड माइनस ए कैंसिल हो गया, है ना। तो ये सेकंड भी 0 बन गया। अब यहाँ पे प्लस सी एंड माइनस सी कैंसिल हो गया, माइनस ए एंड प्लस ए कैंसिल हो गया, प्लस बी एंड माइनस बी कैंसिल हो गया। ओके, तो ये भी बचा 0।
मतलब सारी वैल्यू क्या बन गई, तो सारी वैल्यू 0 0 0 बन गई। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 0, ये भी 0 एंड ये भी 0। ये बाकी की दो कॉलम एज इट इज, यहाँ पे b माइनस सी, c माइनस a एंड a माइनस b एज इट इज। यहाँ पे c माइनस a माइनस b एंड b माइनस सी, ऐसा। तो पहले ही बोला था कि अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम पूरा अगर 0 0 0 बन जाता है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर है 0। दैट्स इट, इजी। ओके, डाउट भी किसी को? नो सर। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2765, 3875, 5986 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसका आंसर 0 लाना है विदाउट एक्सपांडिंग। मतलब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम कहीं ना कहीं सेम बन जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो चलो तो भाई थोड़ा सोचो, तो मेरे को बताओ तो क्या कर सकते हैं। સર કોલમ 2 ને 9 થી મલ્ટીપ્લાય કરીને કોલમ 1 માં એડ કરીએ તો થાય 9 7 जा 63, 63 ખાવા દે plus ને. 2 મન શરદી થઈ ગઈ. चलो, तो जैसे बोला वैसे इशिता ने कि सेकेंड कॉलम को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं तो 9 7 जा 63, 63 plus 2 is 65, 9 8 जा 72, 72 plus 3 is 75, 9 9 जा 81, 81 plus 5 that is equal to 86। यस, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो बदलेंगे क्या, कॉलम 1 बदलेंगे। क्या बदलेगा, तो कॉलम 1 एज इट इज प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो C1 कन्वर्ट्स टू C1 प्लस 9C2। ओके, तो यहाँ पे टेम्पररी ये भूल जाओ इक्वल टू 0, ये LHS बन गया आपका। चलो, तो करना क्या है आपको, C1 कन्वर्ट्स टू C1 प्लस 9C2, मतलब फर्स्ट कॉलम चेंज हो रहा है। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 7 जा 63, 63 यहाँ पे ऐड होगा तो 65। सेम थिंग ये 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 तो 75। देन 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 दैट इज 86। ये बाकी एज इट इज, यहाँ पे 7 8 9 एज इट इज, यहाँ पे 65 75 and 86 as it is। ओके, तो अगर ये एज इट इज रहेगा तो देखो तो भाई फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। रीजन क्या देना है कि फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर सेम, so that's why answer is equals to 0। ओके, चलो क्लियर, किसी को डाउट भी? चलो नेक्स्ट। સર અને કોઈ બી એક આખી રો કે કોઈ બી એક આખું કોલમ 0 0 આવી જાય તો બી આન્સર 0 આવશે ને? હા, તો બી આન્સર 0 આવશે। જેમ આપણે આગળના સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં વાળામાં આવ્યો. હા, સેકન્ડ વાળામાં ફર્સ્ટ કોલમ આખો 0 0 થયો તો હોલ આન્સર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0। ચલો, ઓકે,
Next, question number 4. Question number 4 is 111 BC CA AB etc etc ऐसा कुछ है। इसका आंसर भी हमें 0 ही लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर 0 लाते हैं। तो जैसे हमें पता है वैसे कि इसका आंसर 0 कब आएगा, तो पूरे का पूरा रो या पूरे का पूरा कॉलम 0 होगा, या तो फिर कोई भी दो रो एंड कोई भी दो कॉलम सेम होंगे तब इसका आंसर 0 होगा, अदरवाइज इसका आंसर 0 नहीं होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। LHS ये 111 एज इट इज, यहाँ पे BC CA एंड AB एज इट इज, देन यहाँ पे AB प्लस AC बन जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो BC प्लस AB बन जाएगा, देन यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो AC प्लस BC बन जाएगा, ऐसा। ओके, अभी जैसे बोला था वैसे कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। एक काम करते हैं, ये सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर देते हैं, मतलब C3 कन्वर्ट करेंगे, C3 कन्वर्ट करेंगे क्या, तो C2 प्लस C3। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, उसको हम कुछ नहीं करने वाले, बदलेगा क्या, तो खाली थर्ड कॉलम बदलेगा, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज ही रहेगा। तो ये 1 1 1, यहाँ पे BC CA एंड AB, देन यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA या AC व्हाटएवर, इसको खाली यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर अरेंज करा और कुछ नहीं करा। सेम थिंग यहाँ पे इसको अरेंज करके ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा। सर आखे कॉलम इक्वल જ થશે। हाँ, आखी कॉलम इक्वल થશે, तो AB प्लस BC प्लस CA। तो थर्ड कॉलम में सारी वैल्यू सेम है, तो अगर सारी वैल्यू सेम होगी तो हमने जैसे समझा था वैसे कि डिटर्मिनेंट के लिए आप कोई भी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं थर्ड कॉलम में से ये AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल रहा हूँ। कॉमन निकाल रहा हूँ मतलब क्या, डिवाइड कर रहा हूँ। तो C3 कन्वर्ट होगा, क्या कन्वर्ट होगा, तो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो AB प्लस BC प्लस CA से C3 को डिवाइड कर रहे हैं। तो C3 कन्वर्ट्स टू 1 अपॉन AB प्लस BC प्लस CA, C3 मतलब 1 कॉलम 1 1 3। अब देखो डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कॉमन निकाला है तो यहाँ पे बाहर लिखना पड़ेगा। तो AB प्लस BC प्लस CA एंड यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे BC CA एंड AB, देन यहाँ पे 1 1 1, ऐसा। तो जैसा हमें चाहिए था वैसा कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाएंगे तो आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो ये बन जाएगा 0, मतलब AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0। तो फाइनल आंसर विल बी 0, है ना, बिकॉज रीजन दे दो यहाँ पे C1 इक्वल टू C3। ओके, क्लियर? डाउट भी किसी को? इशिता? नो सर। आई? नो सर। कौन? No, sir. शौर्य? सार्थक? नो No, सर। sir.
शाश्वी? ना सर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 is something like this: BC etc etc and B plus C plus A plus B, Q plus R plus P etc etc is equal to, ये लाना है आपको 2 times A B C कॉलम में, then P Q R कॉलम में and X Y Z वो भी कॉलम में। ओके तो चलिए एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ LHS। LHS से स्टार्ट करते हैं। तो अगर LHS से स्टार्ट करेंगे तो खाली इतना सा डिटर्मिनेंट, लेट्स स्टार्ट विथ LHS। यहाँ पे B प्लस सी, यहाँ पे C प्लस A एंड यहाँ पे A प्लस B, देन यहाँ पे Q प्लस R, देन यहाँ पे R प्लस P एंड P प्लस Q, यहाँ पे Y प्लस Z, Z प्लस X एंड X प्लस Y एज इट इज। अब देखो जैसे बोला था मैंने वैसे कि कुछ भी आइडिया ना आए तो एक रो या एक कॉलम में ऐड करके आप लोग देखो कि कुछ काम बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे अगर कॉलम ऐड करूंगा तो ये Q प्लस R इसमें ऐड होगा, Y प्लस Z इसमें ऐड होगा, तो कुछ बनेगा नहीं। अगर रोज ऐड कर रहा हूं मैं, लाइक ये सेकेंड रो को यहाँ पे ऐड कर दो, ये थर्ड रो को भी यहाँ पे ऐड कर दो, तो अगर ऐड करूंगा रो में तो B प्लस B मतलब 2B बन जाएगा, A प्लस A मतलब 2A बन जाएगा एंड C प्लस C मतलब 2C बन जाएगा। तो 2 चाहिए हमें वैसे भी यहाँ पे, तो 2 का कुछ जुगाड़ हो जाएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो चलिए ऐसा सोचते हैं, रो में ऐड करते हैं। क्या ऐड करा? तो रो 1 में सब कुछ ऐड करा। क्या ऐड करा? तो रो 1 कन्वर्ट्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया जाए। ओके तो अगर मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करता हूँ तो यहाँ पे ये रो 1 में सब कुछ ऐड हुआ, तो जैसे हमने सोचा था वैसे कि 2 टाइम्स C 2 टाइम्स A 2 टाइम्स B बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू A प्लस B प्लस C। सेम थिंग यहाँ पे अगर आप सोचोगे तो Q भी 2 टाइम्स, P भी 2 टाइम्स एंड R भी 2 टाइम्स। तो 2 इंटू P प्लस Q प्लस R एंड यहाँ पे 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z। ऐसा बाकी एज इट इज, यहाँ पे C प्लस A एज इट इज, यहाँ पे A प्लस B एज इट इज, देन यहाँ पे R प्लस P एज इट इज, यहाँ पे P प्लस Q एज इट इज, यहाँ पे Z प्लस X एज इट इज एंड X प्लस Y एज इट इज। ऐसा ओके तो जैसे हमने बोला था वैसे कि फर्स्ट रो में सब जगह पे 2 2 2 है, तो फर्स्ट रो में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में से अगर आप कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। तो R1 कन्वर्ट होगा, क्या कन्वर्ट होगा? कॉमन निकालो तब ध्यान रखना यहाँ पे 1/2 R1 ऐसा लिखना पड़ेगा डिवाइड करके। ओके तो यहाँ पे कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 2। अब क्या बचेगा आपके पास? तो फर्स्ट रो विल बी A प्लस B प्लस C, देन यहाँ पे P प्लस Q प्लस R,
एंड यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब ये c प्लस ए एज इट इज, यहाँ पे a प्लस बी एज इट इज, देन यहाँ पे r प्लस p एज इट इज, यहाँ पे p प्लस q एज इट इज, ये z प्लस x एज इट इज, यहाँ पे x प्लस वाई एज इट इज, ये सब एज इट इज। देखो अब आपको जो प्रूव करना है उसमें फर्स्ट रो में खाली ए पी एक्स ऐसा ही चाहिए, मतलब एक एक एलिमेंट चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो सेकेंड रो है इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, r प्लस p, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो q बचेगा, यहाँ पे z प्लस x सब्ट्रैक्ट होगा तो y बचेगा, मतलब b q y ऐसा बचेगा। तो देखो ये b q y, तो ये आ गया। फिर आगे पीछे तो हम कर सकते हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में इंटरचेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा आगे, है ना। तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यहाँ पे R1 कन्वर्ट होगा, क्या कन्वर्ट होगा, तो R1 माइनस R2। ओके, तो R1 कन्वर्ट हो रहा है R1 माइनस R2, तो ये 2 एज इट इज, यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी में से R2 सब्ट्रैक्ट हुआ, c प्लस ए सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे b बचा खाली, यहाँ पे c प्लस ए बचा, यहाँ पे a प्लस बी बचा एज इट इज। ओके, यहाँ पे r प्लस पी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो खाली q बचेगा, यहाँ पे r प्लस पी, यहाँ पे p प्लस q, यहाँ पे z प्लस x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y बचेगा, देन यहाँ पे z प्लस x, देन ये x प्लस y एज इट इज। अब हमें ये जो दो दो एलिमेंट है हर एक रो में, उसमें से एक एक एलिमेंट करने हैं। तो आप आगे का सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो कि यहाँ पे b है, अब यहाँ पे b हटाना पड़ेगा, तो इसको माइनस करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मतलब कॉलम 3 चेंज होगा, है ना। तो कॉलम 3 चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कॉलम 3 कन्वर्ट्स टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर रहे हैं, तो ये 2 एज इट इज, यहाँ पे b c प्लस ए, एंड ये कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट हो, सॉरी कॉलम कहाँ, r रो में से, सॉरी बाय मिस्टेक, रो में से कन्वर्ट, रो में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो R3 में कन्वर्ट्स टू R3 माइनस R1। ओके, तो ये क्या बचेगा आपके पास, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे रो 3 चेंज हुआ, मतलब रो 1 रो 2 एज इट इज, ये b, यहाँ पे c प्लस ए एज इट इज। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से b तो बचेगा क्या, खाली a बचेगा। सेम थिंग यहाँ पे q, ये वाला r प्लस पी एज इट इज, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा q तो बचेगा क्या, खाली p बचेगा। ये y, यहाँ पे z प्लस x, तो यहाँ पे y सब्ट्रैक्ट बनेगा तो क्या बचेगा, खाली x बनेगा। तो देखो तो भाई आपको ये फर्स्ट रो में apx चाहिए, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, अब आगे आगे इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
चलिए आगे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे ऐसा कुछ बचा आपके पास प्रीवियस स्टेप में। अब यहाँ पे आपको C+A नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, C+A नहीं चाहिए तो इसको माइनस कर देते हैं इसमें। ओके, तो अगर सेकेंड रो में से थर्ड रो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब सेकेंड रो चेंज होगा, R2 चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तो R2 कन्वर्ट्स टू R2 माइनस R3। तो क्या बचा आपके पास, ये 2 एज इट इज, यहाँ पे B C A देन Q, यहाँ पे खाली R बचेगा, यहाँ पे खाली P बचेगा, यहाँ पे Y, यहाँ पे Z और यहाँ पे X बचेगा खाली। ओके, तो काइंड ऑफ ऐसा चाहिए हमें, A P X B Q Y एंड C R Z, मतलब फर्स्ट रो में A चाहिए, सेकंड में B चाहिए और थर्ड में C चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये दोनों रो इंटरचेंज कर देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड रो को, तो A ऊपर आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो में A चाहिए। तो अगर फर्स्ट एंड थर्ड रो को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो अगर याद हो तो स्टार्टिंग में ही हमने समझा कि कैसे लिखा जाए, फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करना है। तो R1 जो है वो इंटरचेंज हो रहा है, किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है, R3 के साथ। तो R1 इंटरचेंजेस विथ R3, R1 एंड R3 इंटरचेंज हो रहा है। तो अगर R1 एंड R3 इंटरचेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ये R1 एंड R3 को इंटरचेंज करोगे तो R1, ये बाहर का 2 एज इट इज, R1 क्या बन जाएगा अब, A P X देन C R Z, देन ये फर्स्ट रो जो है वो थर्ड रो बन गया B Q Y, ऐसा। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आप इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स नेगेटिव, उसका वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो अगर उसका वैल्यू नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पे 2 की जगह पे मेरे को -2 लिखना पड़ेगा, -2 कहाँ से आया, क्योंकि दो रो हमने इंटरचेंज करी। और कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स नेगेटिव, ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। ओके, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब अभी हमारा काम बना नहीं है, यहाँ पे जो प्रूव करना था उसमें सेकेंड रो में हमें B चाहिए एंड थर्ड रो में C चाहिए। यहाँ पे B एंड C को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब R2 एंड R3 भी। कोई डाउट नहीं, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई, प्रूव करना है इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया है कि 1 to 7 आपको कैसे करने हैं, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज विदाउट एक्सपांडिंग। तो आप एक्सपांड नहीं कर सकते हो ऐसा। एक्सपांड किए बगैर हमें इसको प्रूव करना है इक्वल टू 0। तो कैसे, चलो आइडिया दो तो कोई। शाश्वी, हाँ सर।
0 લવો હોય તો કઈ રીતે લવાય? Without expanding by using the properties. सार्थक जी, सार्थक Yes, sir. 0 लाना है भाई, Yes, sir. तो कैसे? माही, વિચારું છું સર. इशिता, સર ખબર નહીં. मुकुंद, ओ मुकुंद, हाँ सर. 0 कैसे? चलो देखो, शौर्य कहीं કેવું છે? ના સર Let's start. તમે કરો, અમે જોઈ લઈએ. Start with સર exercise. हाँ આમાં કોલમ 2 જે છે हाँ એને 0 થી મલ્ટીપ્લાય કરીને ओ बेन 0 થી મલ્ટીપ્લાય ના કરાય, કોઈ બી નંબર થી મલ્ટીપ્લાય કરો પણ નોન ઝીરો નંબર થી મલ્टीप्लाई कराए, क्योंकि मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना पड़ता है, तो डिवाइड 0 से हम नहीं कर सकते ना. वैसे तो हर एक सम हो जाता, किसी एक को पकड़ के हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा 0 0 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा अगर ऐसा होता तो. ऐसा नहीं हो सकता. કેમ કરવું પડે? નોન ઝીરો નંબર લઈએ તો सॉरी, તમે કીધું ને કે જો મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો ડિવાઈડ બી કરવું પડે. यहाँ पे 5 दिया हो तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, ऐसा लिख सकते हो ना. आप थोड़ी कि 5 का मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में 5 था तो 5 तो रहना चाहिए कि नहीं. હા હા हाँ हाँ ओके. चलो तो ये मान लो कि इसका वैल्यू d है, इसका वैल्यू. अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर RI to CI अप्लाई करो, मतलब हर एक रो को कॉलम में कन्वर्ट करो एंड हर एक करस्पॉन्डिंग कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, अप्लाइंग RI to CI. तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब 0 A माइनस बी. सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, मतलब -A 0 एंड -C. थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, मतलब B C एंड 0. सर ऐसा आइडिया कहाँ से आया? तो ऐसा आइडिया ऐसे आया कि ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी ये डिटर्मिनेंट्स है, अगर ये मैट्रिक्स होता तो ये સ્ક્યુ સિમેટ્રિક. हाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता, इसीलिए मैंने रो टू कॉलम कन्वर्ट कर दिया अगर ये मैट्रिक्स होता तो. पर ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, इसलिए RI to CI. अब देखो मैं इसको वापिस इसके जैसा लाना चाहूँ प्रीवियस की तरह, तो फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन निकाल दूं, सेकेंड रो में से भी माइनस कॉमन निकाल दूं तो इसके जैसा आ जाएगा, एंड थर्ड रो में से भी माइनस कॉमन निकालूं तो इसके जैसा. मतलब मैंने किया क्या कि हर एक रो में से माइनस कॉमन निकाला. तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पहले तो लिखना कैसे वो देख लेते हैं, है ना. तो R1 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है -1 R1, R2 कन्वर्ट हो रहा है -1 R2 एंड R3 कन्वर्ट हो रहा है -1 into R3. सॉरी, ओके.
तो कॉमन क्या निकलेगा, पहले फर्स्ट रो में से एक -1, सेकेंड रो का दूसरा -1 एंड थर्ड रो का तीसरा -1, क्योंकि जैसे बोला था वैसे कि ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 a -b, यहाँ पे -a 0 एंड -c, देन यहाँ पे b c 0, ऐसा। ओके, तो ये वापिस से आपका डिटर्मिनेंट आ गया, और यहाँ पे -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब -1 ही होगा, और ये वापिस से डिटर्मिनेंट, तो इसकी जगह पे d, मतलब क्या हुआ कि ये d का वैल्यू जो है वो क्या आता है, -d आता है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि d इक्वल टू -d, तो ये -d अगर इस साइड पे आएगा तो 2d बन जाएगा, 2d इक्वल टू 0, तो d इक्वल्स टू 0। अगर d इक्वल टू 0 तो d क्या था, d मीन्स ये डिटर्मिनेंट था, तो इसका आंसर बन गया 0। ओके, तो फाइनली प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। डाउट भाई किसी को? सर नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा कुछ दिया है आपको, प्रूव करना है 4a² b² c²। तो क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट इजी, बहुत ही इजी सम है। तो सोचो तो क्या कर सकते हो, पहले हमें आंसर में a² b² c² चाहिए, तो मैं LHS लिख रहा हूं, तब तक आप मेरे को बताओ क्या कर सकते हैं। સર રો 1 માંથી a કોમન કાઢીએ, રો 2 માંથી b અને રો 3 માંથી c, તો एग्जैक्टली साचू है। नेक्स्ट, और ऐसा कुछ सोच सकते हो, ये यहाँ तक का तो सही है। चलो पहले वो करते हैं जो बोला हो, कि रो 1 में से a कॉमन निकाल रहे हैं, तो कॉमन निकाल रहे हो मतलब 1/a रो 1। रो 2 में से क्या कॉमन निकाला, b कॉमन निकाला, तो 1/b रो 2। एंड रो 3 में से क्या कॉमन निकाला, तो 1/c रो 3, ऐसा। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ और सोचो कि यहाँ से a कॉमन निकल चुका है, मतलब ये a² की जगह पे खाली a है। तो अगर a² की जगह पे खाली a है तो फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन निकलेगा, यस और नो? यस। सेकेंड कॉलम में सोचो, यहाँ पे सेकेंड रो में से आपने b² कॉमन निकाल दिया था, इसलिए यहाँ पे खाली b है, तो सेकेंड रो में से सेकेंड कॉलम में से b कॉमन निकले। एंड सेम थिंग ये थर्ड रो में से आपने c कॉमन निकाल दिया है, तो थर्ड कॉलम में से c कॉमन निकलेगा। मतलब इसके साथ साथ हम लोग फर्स्ट कॉलम में से भी a कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब कॉलम 1 कन्वर्ट्स टू क्या हुआ, तो 1/a कॉलम 1, देन कॉलम 2 चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, तो 1/b कॉलम 2, एंड कॉलम 3 चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, तो 1/c कॉलम 3। तो जैसे मैंने बताया था वैसे कि फर्स्ट रो का a और फर्स्ट कॉलम का a, मतलब 2 बार a कॉमन निकला, तो बाहर क्या कॉमन निकला, a² कॉमन निकला। सेम थिंग
सेकेंड रो का बी एंड सेकेंड कॉलम का बी, तो बाहर क्या कॉमन निकला, बी स्क्वायर निकला, एंड थर्ड रो का एंड थर्ड कॉलम का सी मिला के सी स्क्वायर कॉमन निकला। तो अंदर बचा क्या, यहाँ पे -1 1 1 बचा, यहाँ पे 1 -1 1 बचा, यहाँ पे 1 1 -1 बचा, ऐसा बचा। ओके, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम को ऐड कर देते, या तो फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को ऐड कर दो। फर्स्ट रो कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, तो R1 प्लस R3, फर्स्ट रो को कन्वर्ट करो, फर्स्ट रो प्लस थर्ड रो। तो अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड रो को ऐड करूंगा फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, तो ये थर्ड रो यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो 1 -1 मतलब 0 बचा आपके पास, यहाँ पे ये 1 + 1 मतलब 2 बचा आपके पास, और ये 1 -1 मतलब 0 बचा, ये 1 ये -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 -1, बाकी सब एज इट इज। विदाउट एक्सपांडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको कभी एक्सपांड करना ही नहीं है, पर जब भी आपके पास एक रो या एक कॉलम में 2 0 आ जाए तो आप एक्सपांड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 0 है, तो मैं फर्स्ट रो से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दूंगा। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, वैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ये 0 इंटू एनीथिंग करूंगा मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही बचेगा। ये सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज करना होता है, याद हो तो -2 सेकेंड एलिमेंट से सॉल्व करना है, तो ये एलिमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट रो को हाइड करो एंड सेकेंड कॉलम को आप हाइड कर दो। तो अगर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को आप हाइड करोगे एंड सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, तो दिस इंटू दिस मतलब 1 इंटू -1 तो -1, फिर फॉर्मूला का -1 एंड 1 इंटू 1 मतलब 1, ऐसा। ये वाला एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे 0 है, तो प्लस 0 इंटू एनीथिंग किया जाए तो वो 0 ही बचने वाला है। तो ये सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बनाने की भी एग्जाम में जरूरत नहीं है, आप खाली 0 लिखोगे यहाँ पे तो चलेगा। तो अब क्या बना आपके पास, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 0, यहाँ पे -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 मतलब 4, तो ये क्या बन गया अभी, 4 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट्स इट, इजी। हेलो, कोई डाउट भाई? नथिंग, ओके। ना तो यहाँ तक रखते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 7 तक, ओके। होमवर्क में आपको ये 1 to 7 सम फिर से करने हैं, और 1 to 7 सम के साथ साथ आपको इलस्ट्रेशन 16 तक भी करना है। illustrations 1 to 6 इलस्ट्रेशन 16 સુધી કરવાનું છે। 1 to 16 અને 4.2 ના 7 sum. हाँ, Okay. ओके। हाँ. कोई डाउट है तो बोलो। સર એક્ઝામ્પલ 18 एग्जाम्पल 18 16 સુધી કરવાનું છે કહું છું, તો પછી એક્ઝામ્પલ 18 ક્યાંથી આવી ગયું? Class માં આપ્યું ને. આપ્યો તો ને અચ્છા, હોમવર્ક માં આપ્યું હતું? હા, 17 ને 18 આપ્યા હતા અને ફર્સ્ટ 4 બી આપ્યા હતા કદાચ. ઓકે, काम करिए, नेक्स्ट टाइम सॉल्व करी नाखिए डाउट।
ઓકે સારું ચલો સેટરડે મળીએ. સેટરડે પહેલા ડાઉટ સોલ્વ કરાવી દઈશ. ઓકે બાય સર. બાય.